हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 11. प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. This topic for presentation that is all about monetary policy. Has been 11वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 है. जो लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम. उनको बता दें कि वट एवर इज बीइंग डन उन लोगों का कंप्लीट करा दिया जाएगा. तो अभी हम लोग वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कॉमन टॉपिक है मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को. प्रॉब्ली बाय टुमारो और डे बाय टुमारो, प्रॉब्ली बाय टुमारो और मंडे से बैचेस मैनेजमेंट और कॉमर्स का एक हो जाएगा और इकोनॉमिक्स का अलग हो जाएगा बैच. ठीक है, तो टाइमिंग यही रहेगी 8 से 9, 9 से 10. 8 से 9 मैनेजमेंट कॉमर्स का हो जाएगा और 9 से 10 इकोनॉमिक्स का बैच मंडे से प्रॉब्ली हो जाएगा. So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IPM Lucknow, IFMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET in Commerce, Management and Economics. वैसे तो कई बार है, but in the last few years have been qualified 4-time NET JRF in a Commerce and Management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, Thomson Reuters, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation is monetary policy. So before starting with the core topic, what is all about the monetary policy, जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया के सारे देशों में भी have to make the mainly दो पॉलिसीज दुनिया के सारे देशों में बनती है. एक होता है फिजिकल पॉलिसी, वो हम लोग कल पढ़ाएंगे प्रॉब्ली. दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी. विशाखा मैम, आकृति, दिव्या, रोहित, प्रियंका, शिखा, एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस. फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. दुनिया के इन एवरी कंट्री वी हैव टू बी मेंटेन द एटलीस्ट टू पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सीबीआई. मतलब भारत में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है. दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है. भारत की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो आरबीआई इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी. तो बेसिक हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे. 1951 में भी हैव स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट टाइम मॉनेटरी पॉलिसी. अब मुद्दा क्या है इसका कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैसे एनुअली मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग हर 3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं ना. एवरी 3 मंथ वी हैव टू बी मेक द मॉनेटरी पॉलिसी. मौद्रिक नीति बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए. तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन सेंट्रल बैंक से मतलब होता है. अगर हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कॉमन होते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स adopted by the central bank of country, and
मॉनेटरी पॉलिसी एज पॉलिसी इम्प्लॉइंग द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी, इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम लोग जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम लोग बात करते हैं, मतलब एक देश के तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो पहले हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, मनी सप्लाई की बात करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी से ओवरऑल हम लोग जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी को रेगुलेट करने की बात करते हैं, हम लोग मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की बात करते हैं, हम लोग इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने की बात करते हैं, हम लोग डिफ्लेशन को रेगुलेट करने की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। अब बात करेंगे व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उद्देश्य क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करते हैं कि अगर पहला फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रैंक्ड अमंग द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। It is an important goal not only because unemployment leads to the wastage of potential output, but also because of the losses of social standing and self-respect. So we have to be maintain the monetary policy in a such a manner ताकि एक देश में पूर्ण रोजगार बना रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहे। अगर देखिए मार्केट में मनी सप्लाई बनी रहेगी, अगर देखो एक्सेस इन्फ्लेशन, अगर बहुत ज्यादा महंगाई होगी तब भी देश में दिक्कत है, अगर डिफ्लेशन होगा, मंदी के दौर से अगर देश गुजर रहा होगा, इवन दो विच इज वेरी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। सो वी हैव टू बी रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन सच अ मैनर व्हाट एक्चुअली वी कैन मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्टिव कंट्री। क्लियर? फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रैंक्ड अमंग द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे मेन मुद्दा मॉनेटरी पॉलिसी का, दो मेन मुद्दा है। एक सबसे बड़ा इशू है मनी सप्लाई कंट्रोल करना, जिससे आप देखिए सब कुछ हम लोग करते कैसे हैं, जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, मनी सप्लाई बढ़ाना कब है, मनी सप्लाई घटाना कब है। तो मेनली इसका जो टूल है वो मनी सप्लाई को ही हम लोग, मनी सप्लाई को ही इंक्रीज और डिक्रीज करके वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव वट एवर द ऑब्जेक्टिव वी हैव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड इज द प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज ऑल अबाउट द प्राइस स्थिरता की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, रेपो रेट हमने कम कर दिया, आगे बताएंगे कि व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज रीपर्चेज रेट जो होता है, या हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या है। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी इज द आपको वन ऑफ द पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। इट शुड बी बैलेंस। ऐसा भी नहीं है कि चीजें बहुत महंगी हो जाए, चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो जाए, या बहुत चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए। क्योंकि देश के लिए जितना एक इन्फ्लेशन नुकसान है, उतना ही इक्वली कहीं ना कहीं डिफ्लेशन भी नुकसान है। सो वी हैव टू बी मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी इन सच अ मैनर दैट शुड हैव बैलेंस इन्फ्लेशन, नीदर inflation nor a deflation. So, but economies unfavor this policy because fluctuations in a price being uncertainties and instability of the economy. तो जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, जितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे प्राइस में, उतना एक इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटीज बनी रहेगी। क्लियर है? तो प्राइस स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कि प्राइस स्टेबिलिटी हमारी बनी रहे, स्थिरता रहे प्राइस में, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो पता ही है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव दुनिया के सारे देशों का होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास होता रहे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द रिसेंट ईयर हैज बीन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। Economic growth is defined as the process whereby the real per capita income of a country increase over a long period of time. We have always tried to increase the growth of the country. तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब पर कैपिटा इनकम्स की बात करें, जीडीपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली पैरेलल इंक्रीज होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में टॉपिक है, आई हैव बीन ऑलरेडी टॉट यू, हम एक बार पढ़ा चुके हैं, दोबारा हम लोग पढ़ाएंगे, मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे, तो फिर दोबारा आप लोग को इंटरनेशनल बिजनेस के जो भी टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं हम लोग को दोबारा पूरा तरह से पढ़ाया जाएगा आपको। तो बीओपी भी मेंटेन करने की, बीओपी भी स्टेबल करने की हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी,
एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करते हैं, दैट रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखिए क्या होता है, एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज करेंगे। एक्सचेंज रेट आपको पता है कि एक्सचेंज रेट आपका बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, बहुत ज्यादा डीवैल्यूड होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एक्सपोर्ट भी बहुत, एक्सपोर्ट क्या होगा, नुकसान ही होगा आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में नुकसान होने वाला है। तो exchange rate is the price of the home currency expressed in terms of any foreign currency. I've been already told you. If the exchange rate is very volatile, leading to the frequent up and downs in the exchange rate, the international community might lose confidence in our economy. तो दुनिया के जिन देशों की जिन देशों में एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, ऐसे देशों के साथ कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करना चाहता है। सो वी विल टॉक अबाउट द स्टेबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शुड हैव नैरो गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, गरीब और अमीर के बीच में गैप कम रहे। अब बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हमने चार लिखा है, चारों बताएंगे, लेकिन मेनली टू टाइप की होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। So monetary policy is characterized as expansionary monetary policy, contractionary policy, काउंटर साइकिल पॉलिसी एंड रूल बेस्ड पॉलिसी, और जिसको हम लोग डिस्क्रिशनरी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो हम लोग एक एक करके इनको समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसका नाम ही देखो समझा रहा है, एक नाम ही नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग कि बी जस्ट लुकिंग फॉर एक्सपेंड द मनी सप्लाई, एक्सपेंशनरी। तो उसे ये कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब इंक्रीज द मनी बाय मेकिंग सच क्रेडिट सप्लाई इजिली अवेलेबल। तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने की बात करते हैं, जब मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, डिफ्लेशन है, स्लो डाउन है, रिसेशन है, ऐसी सभी स्थितियों में, ऐसी सभी कंडीशंस में व्हाट एक्चुअली वी विल डू, विल ट्राई टू फॉलो द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको कैसे करेंगे, रेपो रेट होता है, आगे बताएंगे आपको। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। अगर मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से 6% पे लोन लेती है, अगर सेंट्रल बैंक ने उसको इंटरेस्ट रेट 5% कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा। इफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर गेटिंग द लोन एट अ चीपर रेट, देन व्हाट दे विल डू, दे विल गिव द लोन एट अ चीपर रेट टू द कस्टमर, ठीक है। तो वो लोग ज्यादा लोन देंगे, लोगों को ज्यादा सस्ता लोन मिलेगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी प्रोड्यूस थ्रू सच पॉलिसी इज कॉल्ड चीप मनी। एक्सपेंशनरी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट इंकरेजिंग द स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, expanding the supply of credit in money, lowering the policy rate, bank rate or repo rate, lowering the reserve requirement and purchasing the government securities from the market. तो किन कंडीशंस में हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेंगे बच्चा, लोअर लेवल ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ इकोनॉमी में कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, मार्केट में मंदी के दौर से गुजर रहा है, मनी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है, then what actually we have to do, we have to follow the expansionary monetary policy, so we can create the certain money supply in the market. Once the money supply will be increased, what will happen, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद डिमांड जनरेट होगा, डिफ्लेशन, स्लो डाउन और रिसेशन। समझ गए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स, प्रदीप, विशाखा, आकृति, सुनीता, शिखा, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। एनीबडी से परचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज खरीद लिया, तो सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदने को बोलते हैं परचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज।
अभी आगे आपको समझ में आया कैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल समझिए कि व्हाट एक्चुअली वी विल डू, विल ट्राई टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। क्लियर? कोई डाउट हो बताइए और कोई। होता है क्या है, जब मार्केट में सेंट्रल सेंट्रल बैंक क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेस कर लेता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग परचेस कर लेंगे, तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के परचेस के बदले हम लोग क्या करेंगे? नो नो नो, वट एवर द सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक हैज, जो भी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकार से मतलब नहीं है, जो भी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट उसके सेंट्रल गवर्नमेंट उसके कॉमर्शियल बैंक के पास में होती हैं, वो कॉमर्शियल बैंक वो सिक्योरिटीज हम लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं कॉमर्शियल बैंक से। मतलब हम लोग मतलब रिजर्व बैंक उनको परचेस कर लेता है। रिजर्व बैंक के बाद उनको परचेस कर लेगा। नहीं नहीं, सेलिंग का मतलब नहीं होगा यहाँ पर, बात है सेल करने की बात नहीं है, हम लोग या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। वट एवर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है, वो कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। ठीक है, वो कॉमर्शियल बैंक में सिक्योरिटीज खरीद लेंगे तो उनको पैसा मिल जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। क्योंकि जो रिजर्व बैंक सिक्योरिटीज को बेचता है, खरीदता है, सिक्योरिटीज को बेचेगा, सिक्योरिटीज को ना वो कॉमर्शियल बैंक खरीदेगी। जब कॉमर्शियल बैंक खरीदेगी उससे तो और दिक्कत हो जाएगी, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा और कम हो जाएगा ना। कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका उल्टा होता है। जब मार्केट में व्हेन द मार्केट में पहले से एक इन्फ्लेशन रेट होता है, मार्केट में मनी सप्लाई वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, उन स्थितियों में, उन कंडीशन में हम लोग कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का फॉलो करते हैं। कॉन्टेक्शनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी, डिक्रीज द मनी सप्लाई। सिंपल, contraction in the money supply is achieved by increasing the policy rate, increasing the reserve requirement and purchasing the government securities। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किससे है, किससे बात कर रहे हैं? मार्केट से। अब मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं, अब आप बैंक की बात नहीं कर, पिछली बार बैंक की बात किया था आपने। ठीक है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, मार्केट मार्केट मतलब हम लोग आम पब्लिक की हम लोग बात कर रहे हैं, थ्रू द ट्रेजरी बिल्स या कुछ हम लोग इशू करके जब पब्लिक से पैसा उठा लेंगे हम लोग, तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी ना। So contractionary monetary policy we do follow when the already there is a money supply in the market. We try to decrease the money supply in the market. In a such a condition, we follow the contractionary monetary policy. Policy rates को कम कर दिया, policy rates को हम लोग कम कर देंगे, policy rates को बढ़ा देंगे, सॉरी बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट उनको क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। जब रेपो रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट का दर ज्यादा होगा तो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। जब उनको लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे लोन महंगा देंगे, कॉस्टली देंगे, तो कॉस्टली देंगे लोग कम लोन लेंगे। काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी। काउंटर साइकिल पॉलिसी एम्स एट मॉडरेटिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी अराउंड द ट्रेंड पाथ बाय फॉलोइंग द काउंटर साइकिल मेजर्स। मतलब जो वट एवर द ट्रेंड्स आर रनिंग इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उसको काउंटर साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सिंपल, जो भी इकोनॉमिक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं, उन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के द्वारा के अकॉर्डिंगली जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, जो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो हमने बताया था, परसों पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, उसको हम लोग साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी आते हैं। फिर आया रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर रूल बेस्ड पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड रिलेटेड वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्री डिटरमाइंड रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम लोग तो एक स्टैंड, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते, बट टाइप होता है। आपने पहले से एक साल का सेट कर लिया कि आज हम इस बार 6% टैक्स लेंगे, 6% रेपो रेट रहेगी, 5% एमएसएफ रहेगा, 8% सीआरआर रहेगा। तो इसमें रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी में वट एवर द रूल हैज बीन मेड, जो भी आपने रूल बना दिए उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। वी डोंट डैम केयर अबाउट दैट, वी आर मोर कंसर्न अबाउट वट एवर द रूल, वट एवर द नॉर्म्स, वट एवर द स्टैंडर्ड विच हैज बीन डिसाइडेड। ठीक है, जो पहले से डिसाइड कर दिया है
उसी अकॉर्डिंगली जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं उसको हम लोग रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी बना कहते हैं। सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज कैन नॉट यूज देयर डिस्क्रिशन टू चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल। तीसरी बात है, सेंट्रल बैंक अथॉरिटी कुछ भी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि पहले से एक रूल बना हुआ होता है, जो नॉर्म्स बने, जो स्टैंडर्ड बने हैं उसी अकॉर्डिंगली। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स हो गए। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। चारुल, डू यू हैव एनी डाउट? Shaka ma'am, you and Charul, Divya, Namika, you. चलो, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग रेगुलेट कैसे करते हैं? एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, ये दो बार लिख गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये छह सात तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम लोग जिनके थ्रू हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। तो ये पॉलिसी रेट चल रहे हैं आज के टाइम में, ये एज ऑन 11 नवंबर 2021 आज के ही अकॉर्डिंग है। तो एग्जाम तक की हो सकता है कि प्रॉब्ली ये चेंज भी हो जाए। तो एज ऑफ नाउ दैट इज द ओनली रीजन आई हैव बीन पुट इट डाउन डेट ईयर। पॉलिसी रेपो रेट 4% चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 4.25 चल रहा है, बैंक रेट 4.25 चल रहा है, CRR 4% चल रहा है, 3 साथ 4 कर दिया गया, SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज 18% चल रहा है। तो दीज आर द पॉलिसी रेट विच इज एज ऑफ नाउ 11 नवंबर 11 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंगली इतना इतना हमारा पॉलिसी रेट और रिजर्व रेशियो चल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज द शेयर ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स that is mandated by the Reserve Bank of India to be maintained with a letter in the form of liquid cash। ठीक है, क्लियर? तो मतलब हर बैंक को दे हैव टू बी कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। क्या सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी है? 4% चल रहा है। क्या चल रहा है? 4% चल रहा है। तो 4% आपको अपने टोटल अमाउंट का यू हैव टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो विद द RBI। मतलब 4% आपको कहां रखना है? RBI के पास रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इंश्योर दैट पार्ट ऑफ द बैंक डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एंड इज हैंड सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी मान लीजिए आप। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR इज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। RBI रेज द CRR टू लोअर द बैंक्स लोनेबल फंड। जितना ज्यादा हम कैश रिजर्व रेशियो कर देंगे उतना आप, मान लीजिए 100 रुपए टोटल है आपके पास, तो 4 रुपए आपने क्या रख दिया? क्या करना पड़ेगा? 4% यू हैव टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द RBI। ठीक है, क्लियर है? तो एक होता है चीज NDTL, जैसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि टोटल पैसा है उसका आपको 4% CRR के फॉर्म में रखना। नहीं, चीज होती है NDTL। हाउ डज द कैश रिजर्व रेशियो वर्क? तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद द पब्लिक एंड अदर बैंक, डिपॉजिट विद द अदर बैंक लायबिलिटीज। मतलब अगर टोटल आपका 100 रुपए है, आपकी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL क्या होता है? NDTL का मतलब है आपकी जितनी भी टाइम लायबिलिटीज हैं उनको माइनस करेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए कि इन एवरी 15 डेज में भी हैव टू बी मेंटेन द CRR। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसा हर, मतलब आपको भी तो पता ही होगा कि हर 15 दिन में, उन 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर कोई टाइम लायबिलिटीज होगी, किसी की डिमांड, किसी की जो हमारी फिक्स डिपॉजिट्स होंगी वो मैच्योर हो रही होंगी, रिकरिंग डिपॉजिट्स होंगी वो मैच्योर हो रही होंगी।
इन सबको जो लाइबिलिटीज होती हैं, उन लाइबिलिटीज को हटाने के बाद वट एवर द अमाउंट इज बीइंग लेफ्ट, उसका 4% यू हैव टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ CRR। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फॉरनाइटली होता है, हर 15 दिन के फॉरनाइटली हम लोग मैनेज करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनडीटीएल का मतलब कितने दिन का, हम 15 दिन में देखते हैं कि उन 15 दिन में कितना हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो भी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं उनको हटाने के बाद वट एवर द अमाउंट इज बीइंग लेफ्ट विद यू, उसका हम लोग 4% जो भी चल रहा है वी हैव टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं CRR। ठीक है, समझ गए, मतलब 100 रुपए हैं, 20 रुपए की लाइबिलिटीज है, तो 80 रुपए बचे ना। अब 80 का 4 रुपए आप रखेंगे, कितना हुआ 80 का 4 रुपए, 3 रुपए 20 पैसे, तो 3 रुपीज 20 पैसे आप रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ CRR, इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द RBI। क्लियर, कोई डाउट? इसी का सेकंड होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो अभी 18% चल रहा है, हमने दिखाया था पिछली स्लाइड में 18% चल रहा है। ये आपको कहां रखना पड़ता है? ये आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। The Reserve Bank of India has mandated every bank to have a specific proportion of deposits in the form of liquid assets, excluding the cash reserve ratio called the statutory liquidity ratio. CRR जो निकल गया, उसके बाद जो पैसा बचेगा, फिर यहां पर भी NDTL की बात करेंगे, फिर NDTL को भी निकाल दीजिए आप, फिर जो पैसा बचेगा उसका 18% यू हैव टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन लिक्विड एसेट विद योर सेल्फ। मान लीजिए 100 रुपए है, आप 100 रुपए में 20% आपकी NDTL में लाइबिलिटीज है, बचा 80 रुपए, 80 रुपए में 4% चला गया आपका CRR 3.2, बचा आपका 76.80 पैसे। अब इसका 18% जितना भी होगा, 18% मान लीजिए करीबन करीबन 15 रुपए के करीब, या 15-16 रुपए जितना भी हुआ, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वो उसको हटा देंगे हम। ठीक है, 15-16 रुपए जो भी, अब जो 60 रुपीज जो बचेगा 61-62, उसी से हम लोग क्या करेंगे, लोन देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों, आप जो पैसा हमारा निकल जाएगा CRR का और SLR का, उसके बाद ही बचे हुए पैसों से हम लोग लोन देंगे। तो एज पर सेक्शन 24 ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कॉमर्स और मैनेजमेंट नेट में कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 24 ने सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 mandates all scheduled commercial banks, local area banks, primary urban cooperative banks, state cooperative banks, and central cooperative banks in India to maintain the SLR. Become pretend to know detail about the component of the SLR. लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आपको यू हैव टू बी कीप विद योरसेल्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा CRR वाला जो पार्ट है वो हटा देंगे, NDTL का पार्ट हटा देंगे, उसका 18% यू हैव टू बी कीप विद योरसेल्फ। उसके बाद जो बचेगा पैसा उससे आपको लोन कर देना है, उसी से अपना व्यापार करना है। यहाँ पे और हमने समझाने के लिए आपको बात किया है, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, थैंक यू। आगे अब थोड़ा और समझ लीजिए इसको डिफरेंस, वैसे ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया होगा कि SLR आप अपने पास रखते हैं, CRR केवल RBI के पास रखते हैं। कैश ये इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ आपका कैश ऑन गोल्ड, मतलब लिक्विड एसेट में रखते हैं। बैंक्स आर रिटर्न ऑन द मनी पार्क्ड एज ए SLR, जो SLR अपने, ठीक है, बट बैंक डोंट रिटर्न ऑन द मनी पार्क्ड एज ए CRR। SLR यूज्ड टू कंट्रोल द बैंक्स लीवरेज फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम विद द CRR की बात करते हैं। ठीक है, ये 18% है, ये हमारा 4% है। पर आया बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट इज द मिनिमम लेंडिंग रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक एट विच it rediscount first class bills of exchange and government securities held by the commercial banks. When the central bank find that inflation has been increasing continuously, it raises the bank rate, so borrowing from the central banks becomes costly and commercial banks borrow less money from RBI.
The commercial bank in reaction raise their lending rates to the business community and borrowers who further borrow less from commercial banks. There is a contraction of credit and price are checked from rising further. On the contrary, when the price are depressed, central bank lower the bank rate. देखिए रेपो रेट और बैंक रेट में एक समानता है, दोनों में कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती हैं। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दूसरा बैंक रेट का एक काम हो गया कि बैंक रेट्स मतलब व्हाट बैंक रेट इज द रेट इन विच रेट कॉमर्शियल बैंक्स आर गेटिंग द लोन्स और टेकिंग द लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। बैंक रेट ज्यादा कर देंगे, लोन महंगा मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक लोन में कम लेंगी, उनको महंगा मिलेगा तो उनको कम लोन ज्यादा कम लेंगी, जब कम लेंगी तो आगे लोन उनको महंगा मिलेगा तो महंगा बांटेंगी। और कॉस्ट इफ दे आर गेटिंग द लोन एट ए कॉस्टली रेट तो ऑब्वियस बात है कॉस्टली बांटेंगी, तो लोग उनसे लोन कम लेंगे, जनता पब्लिक कम लेगी, तो मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल हो जाएगी। जो मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मंदी के दौर से चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, बैंक रेट को हम लोग कम कर देंगे, कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा। ऐसे रेपो रेट में भी सेम ही होता है, तो वो लोन सस्ता बांटेगी। दूसरा बैंक रेट का होता है, बैंक रेट से एक रेट फिक्स कर देते हैं, उस रेट से कॉमर्शियल बैंक, उस रेट के नीचे कॉमर्शियल बैंक लोन आम जनता को नहीं देंगी। जो बैंक रेट का दो काम है, एक तो इन विच रेट सेंट्रल बैंक्स आर गिविंग द लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक, एंड बैंक रेट इज द मिनिमम रेट, इन उस रेट से नीचे कोई भी बैंक किसी भी जनता को, पॉपुलेशन पब्लिक को लोन नहीं देगी। रेपो रेट क्या है? रीपर्चेज रेट। तो हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक लेती है सेंट्रल बैंक से, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। इट इज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट एज विच बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लिक्विडिटी। ओवरनाइट की बात नहीं करेंगे, ओवरनाइट का हम लोग एमएसएफ करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब ओवरनाइट भी चल सकता है, वैसे हम लोग मेनली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लोन लेते हैं। अब पता ही चल गया, महंगा लोन मिलेगा, रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे, कॉमर्शियल बैंक को लोन कॉस्टली मिलेगा तो आगे कॉस्टली लोन बांटेंगे, और सस्ता कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो डिफ्लेशन होगा तो रेपो रेट के रेट कट कर देंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो रेपो रेट के रेट इंक्रीज कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। तो क्या करती है, जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक जब बंदा, ये वाला लाइन यूज करना है आपको, ये लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेती है। जब when the central bank absorb the certain liquidity from the banks on the overnight basis, क्या जब आप कॉमर्शियल बैंक के पास सब कॉमर्शियल बैंकों के पास सब सर्टेन सरप्लस फंड हो जाता है, उस सरप्लस फंड को व्हाट एक्चुअली वी डू, उस सरप्लस फंड को वी आर कीपिंग विद द आरबीआई, एंड आरबीआई इज गिविंग सर्टेन इंटरेस्ट रेट ऑन दोज फंड, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये 3.35 चल रही है, हमने पिछले आपको दिखाया था। अब आया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट लोन, 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए जब हम लोन लेते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ प्रोविजन व्हिच enables the schedules commercial banks to borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank of India. Bank can do this by dipping in their statutory liquidity ratio portfolio up a limit to a panel rate of interest. तो सिंपल है कि जब हम लोग ओवरनाइट लोन एक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 12 घंटा 24 घंटे के लिए लोन लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेती है सेंट्रल बैंक से, उसको बोलते हैं एमएसएफ। हाँ, एक रह गया यहाँ पे ओएमओज, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड ओमेज। तो हम लोग सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं ओपन मार्केट में, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो तो होगा हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। ओपीएम नहीं है, आकृति ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, ओएमओज, ओएमओज। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। एनीबडी से एनी डाउट, प्लीज यू टेल मी, कोई डाउट बताइए।
चलो आगे बढ़ते हैं। Qualitative measures. Rationing of credit. Credit rationing is a method of controlling and regulating the purpose for which credit is granted by the commercial bank. It aims to limit the total amount of the loans and advances granted by the commercial bank. क्रेडिट का राशनिंग करना, क्रेडिट राशनिंग इज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं आप, ठीक है। तो इट एम टू लिमिट द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। मतलब एक बहुत ज्यादा लोन्स नहीं देना है हमको। बेटा आकृति इसमें बहुत डिटेल में नहीं है, डिटेल में कुछ नहीं। ओमेस का मतलब है कि जब एक ओपन मार्केट होती है जहां पर कोई भी इंसान सिक्योरिटी को खरीदता बेचता है, वो भी एक उसका टूल्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, बस उसमें हम लोग सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, सिक्योरिटीज को बेचते हैं, उसी मार्केट को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। उसमें और कुछ डिटेल में कुछ नहीं है बेटा उसमें। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स मैक्सिमम लोन वैल्यू। मतलब आपने जैसे जो लोन होते हैं ना कोलेट्रल लोन, जैसे कोलेट्रल लोन 100 रुपए है, मतलब आपने 100 रुपए का कोई सामान रखा है, आप उस पर मान पहले आप 80 रुपए दे रहे थे, अब उसको 60 रुपए दीजिए। अगर 60 रुपए देंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आप बढ़ा भी सकते हो, मार्जिन रिक्वायर घटा भी सकते हो। जब आपको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी, जैसे गोल्ड लोन होता है, वो उसमें आपको कोलेट्रल हो गया, ठीक है। या आपको और कोई जहां पे कोलेट्रल लोन होते हैं उसमें आप मार्जिन बढ़ा दीजिए। आपको 100 रुपए का, आपने कोई 100 रुपए की प्रॉपर्टी रखी, उस पर यू आर गिविंग ओनली 80% लोन। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो उसको 80 कर दो। आपको लग रहा है मनी सप्लाई नहीं बढ़ाना है, मनी सप्लाई घटाना है, तो 80 की जगह उसको बोलिए आप 100 रुपए की सिक्योरिटी रखोगे तब भी आपको 60 रुपए लोन देंगे, 50 रुपए लोन देंगे। इसको बोलते हैं लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट। पब्लिसिटी पता ही है आजकल आरबीआई करता ही है। आरबीआई यूजेस मीडिया फॉर द पब्लिसिटी ऑफ इट्स व्यूज ऑन द करंट मार्केट कंडीशन and its direction that will be required to implement by the commercial banks to control the unrest. Regulation of the consumer credit. If there is excess demand for certain consumer durables leading to their high prices, central bank can reduce consumer credit by increasing down payment, reducing the number of installment or repayment of such credit. तो आजकल देखिए ना, सब कुछ तो आजकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, आप टीवी, एलसीडी, एलईडी, एसी, कुछ भी ईएमआई पर मिलता है। तो उसको रेगुलेट कर लीजिए। उसको आरबीआई कैसे रेगुलेट कर लेगी, डाउन पेमेंट बढ़ा देगी, बोल देगी आपको 4 नहीं, आपको 50% डाउन पेमेंट करना है, बचा हुआ 50% आपको इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। इंस्टॉलमेंट भी 2 साल ज्यादा की इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, तो इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी तो लोग कम लोन लेंगे। तो हम लोग ये इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। डायरेक्ट एक्शन। Under the Banking Regulation Act, the central bank has the authorities to take strict action against any of the commercial bank that refuse to obey the directions given by the Reserve Bank of India. अगर whatever the जो directions has given by the Reserve Bank of India, we have to be follow, मतलब being in a commercial bank, we have to be follow. अब आया सिग्निफिकेंस, तो समझ में आ ही गया होगा क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये समझ में आ गया होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट, इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर होता है एक स्पेसिफिक, इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग, लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। आकृति, विशाखा, प्रियंका, अंजलि, विवेक, Karul, you, Divya, anyone is having a doubt, please do tell me. So once again, thank you so much for joining.
और कोई क्वेरी हो तो प्लीज डू टेल मी। कुछ और नोट्स से हम आज जितने भी नोट्स अभी तक के हुए हैं सब हम आपको बाय द टू नाइट एवरीवन हम सभी लोगों को आज भेज देंगे। सभी पीपीटीज हम लोग भेज देंगे आपको आज, पीपीटीज या पीडीएफ जितनी भी है आपको सब भेज देंगे यार, अभी तक जितना पढ़ाया गया है। जो कुछ रह गया है वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा, गुड बाय, टेक केयर।